एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। ये क्यों कर रहा है और निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण हमें करने की क्या जरूरत है? निर्वाचन क्षेत्रों का हमें आरक्षण करने की क्या जरूरत है, मुझे बता सकते हो आप? थोड़ा बहुत भी, कुछ भी आपको पता हो तो। अच्छा, हमारे देश में भेदभाव किस आधार पर है? जाति के आधार पर मूल रूप से। हिंदू धर्म में या कहिए सनातन धर्म में अगर भेदभाव है तो किस आधार पर है? जातीय आधार पर। शोषण किस आधार पर हुआ है? जातीय आधार पर। तो प्रतिनिधित्व भी किस आधार पर मिलेगा? जातीय आधार। अब आप मुझे बताओ, जिन लोगों का आपने शोषण किया था एक लंबे समय तक, वो आपके अगेंस्ट में खड़े हो पाएंगे चुनाव में अगर मैं उनको आरक्षण या रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड करूंगा तो? कमजोर बच्चा एक ताकतवर बच्चे के सामने टिक पाएगा अगर मैं उसे कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड ना करूं तो ये जो शोषित जातियां थी ये वही कमजोर बच्चे थे। इन कमजोर बच्चों को खड़ा करना था, अगर इनका प्रतिनिधित्व हमें सुनिश्चित करना था देश की संसद में, देश की विधान सभाओं में, राज्य की विधान सभाओं में, तो हमें निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण करना बहुत जरूरी था। तभी इनको इनका प्रतिनिधित्व मिल पाता, जिस कारण से हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित कर दिया कि जिस क्षेत्र में दलित या पिछड़ी जातियां, दलित मुख्य रूप से इन्हीं के लिए है, SC ST के लिए ही आरक्षण है निर्वाचन क्षेत्रों में, SC ST के लिए ही आरक्षण है निर्वाचन क्षेत्रों में मुख्य रूप से। ठीक है, अभी आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे। हमने पहले पढ़ा कि सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र में जिस किसी उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिल जाता है उसे ही चुना हुआ घोषित कर दिया जाता है। इससे छोटे छोटे सामाजिक समूहों का अहित हो जाता है। यह भारतीय सामाजिक परिवेश में एक और अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ जाति आधारित भेदभाव का इतिहास रहा है। हमारे यहाँ पर किस आधार पर भेदभाव हुआ है? जाति आधारित भेदभाव का इतिहास रहा है। ऐसे सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का परिणाम यह होगा कि दबंग सामाजिक समूह और जातियां हर जगह जीत जाएंगी और दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाएगा। हमारे संविधान निर्माता इस कठिनाई से वाकिफ थे और ऐसे दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता समझते थे। आपको मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे देश में आज से गुंडागर्दी नहीं है। हमारे देश में भेदभाव का आधार क्या रहा है? जातियां। एक समय था जब दलितों को स्वर्णों के कुएं से पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं था। एक समय था कि उन्हें अछूत कहा जाता था। कौन सा शब्द है उनके लिए? कौन सा शब्द है? क्या है शब्द? क्या है? चांडाल। क्या शब्द है? चांडाल। नाम सुना है कभी इस शब्द का? ये शब्द किनके लिए उपयोग किया जाता था? अछूतों के लिए। अछूत, जिनको छूने से इंसान अपवित्र हो जाएगा। अछूत, उनकी परछाइयों से भी दूर। और वो कभी भी गांव के रास्ते से निकलेंगे तो अपने गले में एक तो मटकी टांगेंगे, क्योंकि उनका थूक जमीन पर भी नहीं गिरना चाहिए। और अपने गले में एक डमरू बांध के चलेंगे या कोई बजने वाला यंत्र बांध कर चलेंगे,
जिससे कि जब निकले तो उसको बजाते चले, जिससे कि जो स्वर्णिम जातियों में आने वाले लोग हैं वो उन्हें ना देखें, वो उन्हें ना देखें, जिससे कि वो अपवित्र ना हो। समझ में आई बात? और उनकी महिलाओं को ऊपरी शरीर को ढांकने का भी अधिकार नहीं था, और उनके पुरुषों को सिर्फ कमर तक ही ढकने का अधिकार था, उसके ऊपर कुर्ता पहनने का भी अधिकार नहीं था। यह है जाति व्यवस्था। अब मुझे बताओ आप कि अगर इनको आरक्षण नहीं दिया जाता तो क्या कभी इनका नेता चुना जाता? क्या कभी इनका नेता चुना जाता? और आज की संसद में क्या आपको कोई दलित नेता दिखाई पड़ता? नहीं दिखाई पड़ता, नहीं दिखाई पड़ता। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस चीज को सुनिश्चित किया कि उस समुदाय के लोगों का संसद में प्रतिनिधित्व हो सके। इस चीज को सुनिश्चित किया किसके माध्यम से? आरक्षण के माध्यम से, आरक्षण के माध्यम से, कि उनके समुदाय का संसद में प्रतिनिधित्व हो सके, उनके समाज का प्रतिनिधित्व हो सके। कहां पर? संसद में। अगर ये आरक्षण नहीं होता कि इस सीट पर इसी जाति का व्यक्ति लड़ेगा, अगर ये वाली कंपल्शन नहीं होती ना, तो कभी उस जाति के व्यक्ति को नेता बनाया ही नहीं जाता। उस जाति के व्यक्ति को कभी नेता बनाया ही नहीं जाता। ये कंपल्शन है कि इस निर्वाचन क्षेत्र में इसी जाति का या इसी समुदाय का व्यक्ति नेता बनने के लिए खड़ा हो सकता है। तभी भिन्न भिन्न पार्टियां उस जाति या उस समुदाय से जुड़े लोगों को अपना नेता बनाती है। नहीं तो जय श्री राम कर दिए जाते, वो भी जाओ जय श्री राम स्वाहा, ओम नमः स्वाहा, यज्ञ में भस्म हो जाओ तुम लोग। समझ में आई बात? ये कर दिए जाते। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण का प्रावधान किया कि जिन क्षेत्रों में इस जाति के लोग होंगे, जिन क्षेत्रों में जिस जाति के लोग अधिक मात्रा में होंगे, उस क्षेत्र की जनता को, उस क्षेत्र की पिछड़ी हुई जातियों को या उत्पीड़ित जातियों को आरक्षण दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? उन क्षेत्र की जातियों को आरक्षण दिया जाए। SC/ST को आरक्षण मिला हुआ है, ठीक है, संसदीय चुनाव में और विधानसभाई चुनाव में। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से आरक्षण है, ये है आरक्षण का महत्व। अगर आरक्षण नहीं होता तो इन लोगों को कभी प्रतिनिधित्व ही नहीं मिल पाता। जो पहले से बाहुबली थे वो ही बाहुबली बने रहते। वो कहते इसे वोट नहीं दोगे रे तुम हमको, बंदूक की नोक, चलो बेटा वोट डालो हमको ही। अब मजबूरी है, वो खड़े हो ही नहीं सकते, या अपनी जाति बदल लें। अपनी जाति तो बदलने नहीं वाले। ठाकुर साहब कि बदलेंगे, ठाकुर साहब चमार बनेंगे। मैं इस शब्द को प्रयोग करने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन ये सत्य है, वो नहीं बन सकते। तो अगर वो सीट उनके लिए आरक्षित है तो उन्हीं को नेता बनाना पड़ेगा, तो वो नेता बनेंगे, और वो नेता बनेंगे तो अपने समाज का विकास करेंगे। समझ में आई बात? तो ये समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये है दिक्कत। इसीलिए निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण दिया गया है। अंबेडकर साहब तो पृथक निर्वाचन मंडल चाहते थे। पृथक निर्वाचन मंडल जानते हो क्या होता है? पृथक निर्वाचन मंडल जानते हो क्या होता है? नाम सुना है? पृथक निर्वाचन मंडल वो होता है जिसके लिए वो निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किया गया है। सिर्फ उसी समुदाय के लोग वोट डालेंगे, या उसी जाति के लोग वोट डालेंगे, या उसी धर्म के लोग वोट डालेंगे। उसके अलावा कोई वोट नहीं डाल सकता उस क्षेत्र में रहने वाला। अगर उस जाति समुदाय का नहीं है तो आपको वोट डालने का भी अधिकार नहीं होगा। इसे कहते हैं पृथक निर्वाचन मंडल। समझ में आ गई बात? अभी और पढ़ देता हूं विस्तार से, सुन लो।
और थोड़ा सा ना ध्यान से सुनो चीजों को, ध्यान से सुनोगे तो बहुत भला करोगे अपना, और नहीं सुनोगे तो आप अपना कल्याण करोगे। चलो इसी बात पे सुनते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व भी इस विषय पर बहस हुई थी और ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। इसका अर्थ था, देख लो पृथक निर्वाचन मंडल क्या होता है। इसका अर्थ था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। इसे कहते हैं पृथक निर्वाचन मंडल। जिस समुदाय के लिए उस सीट को आरक्षित किया गया है उसी समुदाय के लोग ही वोट डाल सकते हैं। उसके अतिरिक्त कोई और वोट डालने का अधिकारी नहीं बन सकता, कोई और वोट डालने का अधिकारी नहीं बन सकता। इसे कहते हैं पृथक निर्वाचन मंडल। क्या कहते हैं? पृथक निर्वाचन मंडल। ये 2 नंबर का प्रश्न है, ये 2 नंबर का प्रश्न है, ये आएगा भी जरूर। ठीक है, आगे सुनिए। संविधान सभा के अनेक सदस्यों को इस पर शंका थी। उनका विचार था कि वह व्यवस्था हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगी, इसीलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। यहाँ पर वोट डालने का अधिकार तो सबको होगा, लेकिन प्रत्याशी वही बनेगा जिस समुदाय या जिस जाति के लिए वो सीट आरक्षित की गई है। वोट तो सबको डालने का अधिकार होगा, लेकिन प्रत्याशी वही बनेगा जिस जाति या जिस समुदाय के लिए वो सीट आरक्षित है। उसी जाति या समुदाय का व्यक्ति प्रत्याशी या कहिए कैंडिडेट बन सकता है। उसके अलावा कोई और कैंडिडेट उस आपको बता ही दिया है कि आरक्षण करने का भी अपना 2 तरीके का आरक्षण है। एक है पृथक निर्वाचन मंडल और एक है नॉर्मल रिजर्वेशन। नॉर्मल रिजर्वेशन में क्या है कि कैंडिडेट वो खड़ा होगा जिसके लिए सीट रिजर्व है, लेकिन वोट डालने का अधिकार सबको होगा। लेकिन वहां पर क्या है, वहां पर वोट भी वही डालेंगे और खड़ा भी उसी समुदाय का व्यक्ति होगा जिसके लिए सीट रिजर्व है, और अदर बंदों को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। आगे सुनो। अनेक ऐसे सामुदायिक समूह हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। चल रहा है, अब चल रहा है, ठीक है। अनेक ऐसे सामाजिक समूह हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में उनकी इतनी संख्या नहीं होती कि वे किसी प्रत्याशी की जीत को प्रभावित कर सकें, लेकिन पूरे देश पर नजर डालने पर वे अच्छे खासे बड़े समूह के रूप में दिखाई देते हैं। उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था जरूरी हो जाती है। संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई थी, पर अनेक संवैधानिक संशोधनों द्वारा इसे बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया है। आरक्षण की अवधि खत्म होने पर संसद इसे और आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। इन दोनों समूहों की आरक्षित सीटों का वही अनुपात है जो भारत की जनसंख्या में इनका अनुपात है। तो इनके अनुपात का ये जो सीटें तय है ना इनके लिए, ये सीटें इनकी जनसंख्या के हिसाब से तय है। समझ में आई बात? तो आप जानिए आरक्षण लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में 84 अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे या कौन तय करता है? अब ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, कौन से नहीं होंगे, ये कौन तय करता है? ये तय करने का काम कौन करता है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि ये काम कौन करता है, किस आधार पर यह निर्णय लिया जाता है।
यह निर्णय एक स्वतंत्र संस्था द्वारा लिया जाता है और जिसे परिसीमन आयोग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिसीमन आयोग। जो ये आरक्षण का काम करता है, ये काम किस आधार पर करता है? ये सारा कौन सा आयोग करता है? परिसीमन आयोग। ये एक स्वतंत्र संस्था है और ये एक स्वतंत्र संस्था, ठीक है। जिसे परिसीमन आयोग कहते हैं। राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करते हैं या चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा होता है, तो उस राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में होता है। परिसीमन के बाद परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है उसे उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है। अनुसूचित जातियों के मामले में परिसीमन आयोग दो बातों पर ध्यान देता है। आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनता है जिनमें अनुसूचित जातियों का अनुपात ज्यादा होता है, लेकिन वह इन निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य के विभिन्न भागों में फैला भी देता है। ऐसा इसलिए कि अनुसूचित जातियों का पूरे देश में बिखराव समरूप है। जब कभी भी परिसीमन का काम होता है, इस आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। संविधान अन्य अपेक्षित या कमजोर वर्ग के लिए इस प्रकार के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं करता। सुन लो, और किसी के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है, और किसी भी समुदाय के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है। परिसीमन आयोग और किसी के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं करता, ठीक है। इधर लोकसभा और राज्यसभा की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की जोरदार मांग उठी है। यह देखते हुए कि प्रतिनिधि संस्थाओं में बहुत कम महिलाएं चुनी जाती हैं, उनके लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की बात हो रही है। शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। इसे हम स्थानीय सरकार वाले अध्याय में पढ़ेंगे। लोकसभा और विधानसभा में ऐसी ही व्यवस्था करने के लिए संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए लोकसभा में कई बार संशोधन प्रस्ताव लाया गया, पर उसे पारित नहीं किया गया। माननीय मोदी जी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन वो महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक नहीं लाए। तो आप जान लीजिए मोदी जी कितना महिलाओं से प्रेम करते हैं, बेटियों से कितना प्रेम करते हैं। उनको समान प्रतिनिधित्व नहीं दे पाए आज तक मोदी जी। 2 टर्म्स में उनकी सरकार रही, पूर्ण बहुमत की सरकार रही, फिर भी वो महिलाओं को वो प्रतिनिधित्व नहीं दे पाए जो उनको मिलना चाहिए भारत की संसद में और भारत की राज्य की विधान सभाओं में। आज तक नहीं दे पाए। तो आप देख लो मोदी जी कितना प्रेम करते हैं बेटी बहनों से, आप देख सकते हो। ये अब आपको ये बात समझ में आ गई। तो निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण करने का काम कौन करता है? परिसीमन आयोग। और ये किसके अंतर्गत काम करता है? राष्ट्रपति। और ये निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर ये काम करता है और जनसंख्या के अनुपात में देखकर ये काम सारा का सारा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे लेता हूं मैं विदा। जय हिंद,